हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए चैप्टर को लेकर के, एक नए लेसन को लेकर के। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्यूचर टेंस के बारे में। मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को कंप्लीट किया है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो फ्यूचर टेंस के बारे में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, और यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो जा करके देखिए। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, आर्टिकल्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्यूचर टेंस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस में भी पहला हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा सारा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड दी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल के बारे में। इसमें भी 4 पार्ट्स आएंगे: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर टेंस का यूजेज क्या होता है? फ्यूचर टेंस ऐसे कार्य जिससे कि भविष्य में कार्य होने वाले हों, तो उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब कि कोई भी कार्य जो फ्यूचर में, भविष्य में होने वाला है, उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो वंस अगेन, फ्यूचर टेंस वैसे कार्य जिनसे कि भविष्य में होने वाले कार्यों का बोध हो या फ्यूचर में कार्य होना संपन्न हो, तो वैसे को फ्यूचर टेंस बोलते हैं। इसमें भी 4 पार्ट्स होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस जिससे कि कंटिन्यू काम होने की बोध होती है, फ्यूचर परफेक्ट जो हो चुका होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो कि एक टाइम बीइंग, मतलब इसमें टाइम का इंडिकेशन जरूर रहेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा? सी विल ईट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? सी विल बी ईटिंग। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? सी विल हैव ईटन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा? सी विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। जस्ट मैं एग्जांपल दिया हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या स्ट्रक्चर होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या स्ट्रक्चर होगा, फ्यूचर परफेक्ट में क्या स्ट्रक्चर होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या स्ट्रक्चर होगा, वो बारी बारी से मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, अपना जो मेन टॉपिक है आज। तो आज का जो है फ्यूचर टेंस में जो आज डिस्कशन करने वाले हैं वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका यूजेज क्या है? ऐसे कार्य जिससे भविष्य या फ्यूचर में कार्य के होने का बोध हो। एग्जाम्पल: वह घर जाएगा, ही विल गो टू होम। सीता किताब पढ़ेगी, सीता विल रीड ए बुक। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूजेज ऐसे कार्य जिससे भविष्य में कार्य होने का बोध हो या फ्यूचर में कार्य होने का बोध हो, वैसे को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोला जाता है। या फ्यूचर टेंस का ही मतलब होता है जिससे भविष्य में कार्य होने का बोध हो, तो इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, वह घर जाएगा, ही विल गो टू होम। सीता किताब पढ़ेगी, सीता विल रीड ए बुक।
अब इसको पहचानने का नियम क्या है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी मैंने यूजेस के बारे में बताया है कि ऐसे कार्य जिससे कि भविष्य में कार्य होने का बोध हो, जिससे कि फ्यूचर में कार्य का संपन्न होने का बोध हो, तो वैसे को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर टेंस बोलते हैं। जैसे कि वह घर जाएगा, ही विल गो टू होम, सीता किताब पढ़ेगी, सीता विल रीड ए बुक। अब इसके पहचानने के नियम की तरफ चलते हैं। मैं ईच एंड एवरी टेंस में पहचानने के साथ साथ पैटर्न का भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहचानने का नियम क्या है, इसका पहचानने का नियम क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है या इसको सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इसको पहचानने का नियम क्या है, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आ जाए, पहला। दूसरा, जिस वाक्य में जाएगा, खाएगा, हंसेगा जैसे शब्दों का प्रयोग हो, शब्दों या क्रिया का प्रयोग हो। एग्जाम्पल, राम किताब पढ़ेगा। तो इसका पहचानने का नियम, सिंपल जो पहचानने का नियम है कि जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आ जाए तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। या सेकंड पहचानने का नियम है, वो भी सेम ही रहेगा, बट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि जिस वाक्य के अंत में जाएगा, खाएगा, हंसेगा, पिएगा, रोएगा शब्दों या क्रिया का प्रयोग हो तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे राम किताब पढ़ेगा, यदि आप पहला नियम देखें, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आ जाए तो वैसे को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। या सेकंड, जिस वाक्य में जाएगा, खाएगा, हंसेगा, पिएगा, रोएगा, पढ़ेगा इस टाइप का क्रिया या शब्दों का प्रयोग हो जाए तो वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। जैसे कि राम किताब पढ़ेगा, यहाँ देखिए तो दो आपको सेम ही दिखेगा। एक तो यहाँ पे गा आ गया, यदि इसको भी आप भूल जाते हैं तो यहाँ पे देखिए पढ़ेगा। तो दोनों को मैंने आपको समझाने के पर्पज़ से लिख दिया है कि राम किताब पढ़ेगा, सीता गीत गाएगी, मैं बाज़ार जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं कूदूंगा। बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, वो बस एग्जांपल आपको समझने की देरी है। तो इसका पहचानने का नियम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। वन सेकंड मैं रिपीट करता हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचानने का नियम कि जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। या सेकंड, जिस वाक्य में जाएगा, खाएगा, हंसेगा, पिएगा, रोएगा जैसे शब्दों या क्रियाओं का बोध हो या प्रयोग हो जाए तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, राम किताब पढ़ेगा, मैं स्कूल जाऊँगा, सीता हंसेगी, मैं रोऊँगा, मैं खेलूँगा, मैं कूदूँगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर होगी। अब चलिए इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव में कैसे हम फॉर्मुलेट करेंगे उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला जो है इसका स्ट्रक्चर, पहला हर टेंस में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझाते आ रहा हूँ। मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है बिकॉज अब समझाने के टर्म में क्या होता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाता है, बट मेरा मोटो ये रहता है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन हो। थोड़ा सा टाइम तो कंज्यूम ज़्यादा हो ही जाता है। इवन आप किसी लेक्चर में भी जाते हैं, क्लास भी अटेंड करते हैं तो 30 मिनट्स 40 मिनट्स टाइम तो लग ही जाता है। कोई भी 5 मिनट में आपको नहीं समझा सकता। चलिए स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। पहला जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, हर एक टेंस में मैं बताते चला हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिससे कि किसी काम के होने का बोध होता है, जिसमें कि आंसर हाँ में आता है, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका जो पैटर्न है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे किसी काम के होने का बोध होता है, उसका स्ट्रक्चर या पैटर्न ऐसा हो गया, संरचना बोल लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब प्लस V1 का मतलब वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे शैल किसके साथ लगेगा और विल किसके साथ लगेगा। शैल का जो प्रयोग होता है आई एंड वी के साथ शैल का यूज होता है। विल का प्रयोग कहाँ होता है, ही, सी,
इट दे, थर्ड पर्सन। यहाँ पे सेल का प्रयोग आई एंड वी के साथ होता है, विल का प्रयोग ही, सी, इट, दे एंड थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। जब भी आप ट्रांसलेशन करते हैं तो आंख बंद करके सेल का प्रयोग कहाँ करना है, आई एंड वी के साथ सेल का यूज होगा, और विल का प्रयोग कहाँ पे होगा, ही, सी, इट, दे एंड थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग होता है। बट इसका एक दूसरा भी टर्म है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आई एंड वी के साथ सेल ही हम प्रयोग करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। बट जब भी हम ट्रांसलेशन के पर्पज़ से रिटन में करते हैं तो डेफिनेटली आई एंड वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी अदर्स ही, सी, इट, दे एंड थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। बट यदि हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेशन का बोध होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब भी आप मतलब कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो मोस्ट पर्सन दे विल यूज विल का ही प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है, मीनिंग क्या है कि आई एंड वी के साथ सेल और बाकी के साथ विल का मैंने प्रयोग बताया। बट आप विल का प्रयोग ऑलवेज कर सकते हैं। इससे जब आप आई और वी के साथ में भी विल जब आप प्रयोग करते हैं तो उसमें डिटर्मिनेशन का होता है, प्रोमिस का बोध होता है कि मतलब डेफिनेटली आई विल डू इट। जैसे आप कभी भी देखिए एग्जाम्पल, बहुत सारे न्यूज़ हैं, बहुत सारे जब कम्युनिकेट पर्सन करता है उसको देखिए आप, वो ज़्यादातर विल का प्रयोग करेंगे। विल का जब प्रयोग हो जाता है तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेशन है, प्रोमिस है, वो करेगा ही करेगा। जैसे मैं खुद यूज़ करता हूँ कि आई विल बी गोइंग टू दी मार्केट, मैं मार्केट जाऊँगा ही जाऊँगा, मतलब कि वहाँ डिटर्मिनेशन है। आई के साथ सेल का प्रयोग होना चाहिए, बट जब आप वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें सेल कम रहेगा, विल का प्रयोग ज़्यादा रहता है, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमेशा विल का ज़्यादा प्रयोग होता है, सेल का कम होता है, लेकिन ट्रांसलेशन में सेल का प्रयोग होता है ग्रामेटिकल पर्पस के लिए, बट कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन में विल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ही विल गो, आई विल गो, सी विल गो, वी विल गो, मतलब कि वहाँ पे यदि डिटर्मिनेशन की हो, प्रोमिस की प्रयोग करना हो तो उसमें विल का प्रयोग करना है। एज सिंपल। आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसी का देख लेते हैं, तुम घर जाओगे। तुम सब्जेक्ट, तुम के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, यू। यू के साथ मैंने क्या बताया, यू विल गो टू होम। यू के साथ विल बी फर्स्ट एंड होम ऑब्जेक्ट। सीता गीत गाएगी। सीता विल सिंग ए सॉन्ग। ये इसके एग्जाम्पल है। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम घर जाओगे, यू विल गो टू होम। सीता गीत गाएगी, सीता विल सिंग ए सॉन्ग। आई होप सो कि क्लियर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। यदि आपको समझ में ना आया, मेरा वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए, आप समझ में आ जाएगा। मैं ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसे कि किसी काम के नहीं होने का बोध होता है और जिसका आंसर ना में आए, उसको हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस want और sent प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिससे कि काम के नहीं होने का बोध होता है, जिसमें आंसर ना में आए तो उसको निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका पैटर्न या स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। या जब हम कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं, कन्वर्सेशन का प्रयोग करते हैं, बात करने में ये यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस want या sent प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। want विल नॉट का शॉर्टकट है want, यहाँ अपोस्ट्रोफी है से मतलब कि ओ छुपा हुआ है यहाँ पे, और सेल नॉट को लिखा जाता है शॉर्टकट में sant। कंफ्यूज मत होइएगा,
यहाँ पे दो तरीका है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और जब आप कम्युनिकेट करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वांट या सेंड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नॉट ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए नॉट का फिर से प्रयोग हम नहीं करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, विल का प्रयोग मैंने बता दिया है, शेल का प्रयोग मैंने बता दिया है कि आई एंड वी के साथ शेल और बाकी ही सी इट दे एंड थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। बट डिटर्मिनेशन या प्रमोशन के तौर पे विल का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग बाजार नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू मार्केट, और वी शांट गो टू मार्केट। हम लोग बाजार नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू मार्केट, वी शांट गो टू मार्केट। अदरवाइज यदि यहाँ वी के जगह शैल भी कर सकते हैं, आइदर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि वी वॉन्ट गो टू मार्केट या वी विल नॉट गो टू मार्केट। ये शैल और विल दोनों यूज कर सकते हैं। जब विल या वॉन्ट का यूज़ किया तो आप प्रोमिस में हैं, और जब शैल का प्रयोग किया तो एज यूजुअल नॉर्मल रहेगा। चलिए थर्ड पैटर्न की तरफ चलते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं आपको समझाने में सक्षम हो रहा हूँ। थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव। मैं बहुत बार ऐसे भी लिख देता हूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार ऐसे भी लिख देता हूँ इंट्रोगेटिव, या फिर इंट्रो करके भी छोड़ देता हूँ, वो दोनों सेम ही हैं। तो अभी चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ये मैं अपने शॉर्टकट के पर्पज से लिख देता हूँ कभी कभी इंट्रो, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका जो पैटर्न है, कोई भी ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे कि प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, जिसे कि कुछ हम थर्ड पर्सन के थ्रू जानने की कुछ कोशिश करते हैं, तो वैसे को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। तो इसका पैटर्न या स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम पैटर्न रहेगा, जस्ट इसका जो एक्सिलरी वर्ब या सपोर्टिव वर्ब है उसको हम बाहर ले आएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ इसको आप एक बार समझ गए तो फिर आपको कभी भी ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं स्पीक करने में कोई प्रॉब्लम होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम बाजार जाओगे? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम बाजार जाओगे? विल यू गो टू मार्केट? देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं, विल यू गो टू दी मार्केट। दी का प्रयोग कहाँ होता है, यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे आर्टिकल वाले वीडियोस में जा करके देख लीजिए। दी का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ की मार्केट, पार्टिकुलर मार्केट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए दी का प्रयोग करेंगे। यदि जनरल मार्केट है जिसमें कि हम नहीं जानते हैं ना वो जानता है, तो वहाँ पे सिर्फ हम मार्केट का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल में ऐसा भी रहता है कि विल यू गो टू दी मार्केट, मतलब हो सकता है कि वो किसी पार्टिकुलर मार्केट के बारे में बात कर रहा हो जिसके बारे में वो बंदा जान रहा हो, जिसको जाना है। यदि हम नहीं जान रहे हैं तो सिंपल क्या करेंगे, विल यू गो टू मार्केट, यूजुअल टर्म में हम बात करेंगे। तो यदि आप नहीं देखें आर्टिकल्स का वीडियो मेरे बार, तो आप जाकर के मेरे चैनल पे देख लीजिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ए एंड दी का प्रयोग मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कहाँ पे ओमिट करना है, कहाँ पे जीरो आर्टिकल्स का यूज होता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं। क्या तुम लोग बाजार जाओगे? विल यू गो टू मार्केट? क्या मैं किताब पढ़ूँगा? शैल आई रीड ए बुक? तो इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम बाजार जाओगे? विल यू गो टू मार्केट? क्या मैं किताब पढ़ूंगा? शैल आई रीड ए बुक। चलिए फोर्थ स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्ट्रक्चर है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस।
ऐसे सेंटेंस जिससे कि प्रश्न पूछे जाने का बोध तो हो बट आंसर ना में हो, या निगेटिव वे में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, तो ऐसे को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। 1 सेकंड में रिपीट कर रहा हूँ, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस जिससे कि नकारात्मक वे में क्वेश्चन पूछे जाने का बोध हो, तो उसमें हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इसका पैटर्न क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और शांट वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिससे कि नकारात्मक वे में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इसका पैटर्न या स्ट्रक्चर या संरचना क्या होगा? शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अदरवाइज कम्युनिकेशन के तौर पे शांट या वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम ए टर्म यूज कर रहे हैं तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले बताया कि शैल नॉट को जब शॉर्टकट में लिखा जाता है तो शांट लिखा जाता है, और विल नॉट को जब शॉर्टकट में लिखते हैं तो वॉन्ट लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि नॉट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, शांट में भी वॉन्ट में भी नॉट का प्रयोग है, इसलिए सीधे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आइदर शांट या वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा? Shall I not go to market? और shan't I go to market? क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा? Shall I not go to market? यहाँ पे देखिए क्या का भी प्रयोग है, नहीं का भी प्रयोग है। क्वेश्चन सेम पूछा जा रहा है बट इंट्रोगेशन में भी है, बट निगेटिव वर्ड के साथ में, इसलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो इसका कैसे हम फॉर्मुलेट करेंगे? शैल आई नॉट गो टू मार्केट, आइदर शांट आई गो टू मार्केट। यहाँ पे आई के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब चलिए, आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। नहीं होगा फिर से वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिए, आप नोट बनाइए और जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। रफ बुक ले लीजिए, ट्रांसलेशन का बुक ले लीजिए, ग्रामर का बुक ले लीजिए। जितना रगड़िएगा, जितना घिसेगा, आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए 5th पैटर्न की तरफ चलते हैं। जो 5th पैटर्न है, मैं आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूँ हमेशा, और इसको मैं बोलता हूँ डबल इंट्रोगेशन मार्क, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें कि डबल क्वेश्चन मार्क का बोध हो तो उसको हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तब तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है ही वो। क्या मैं जाऊँगा, क्या मैं खाऊँगा, क्या मैं पीऊँगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन तब क्या हो जब लिखा जाए कि राम क्यों बाजार जाएगा, अब क्यों अंदर में आ गया, क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, वहाँ पे हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका पैटर्न कैसा रहेगा? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला चीज़ नहीं है, सिंपल सा है। इसका जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए एक इंट्रोगेशन यहाँ पे यूज हुआ है नंबर 1, और इसको सपोर्ट कर रहा है ये, इसलिए नंबर 2। इसलिए मैंने इसको लिखा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बस आपको समझाने के पर्पज से, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बाजार क्यों जाऊंगा? मैं बाजार क्यों जाऊंगा? पहले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसमें पूछा जा रहा था कि क्या मैं बाजार जाऊंगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है मैं बाजार क्यों जाऊंगा।
अब यहाँ पे देखिए क्यों बीच में आ गया है, बीच में आने का मतलब है इसीलिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, क्योंकि इसके लिए हम क्यों जब आ जाए तो उसमें कंफ्यूज होने वाली नहीं है, कब कहाँ कैसे। यदि मिडिल में आ जाए, सेंटेंस के मिडिल में आ जाए तो उसको इस पैटर्न से हम बात करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। क्यों है तो यहाँ मैंने क्या लिखा, वाई, वाट, व्हेन, हाउ। क्यों है यहाँ लिख दिया वाई, इसके पहले शैल लगेगा क्योंकि आई वी के साथ शैल या विल भी लगा सकते हैं, शैल या विल। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार क्यों जाऊंगा, वाई शैल या विल आई गो टू मार्केट, मैं बाजार क्यों जाऊंगा। वाई या वाट, व्हेन, हाउ प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आँख बंद करके करना है। कोई भी यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आ गया नंबर 1 क्वेश्चन मार्क, इसको सपोर्ट कर रही है डबल, इसलिए मैंने लिखा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको समझाने के पर्पज से कहीं कहीं बुक में ये एक्सप्लेन नहीं होता है, बस इनडायरेक्टली वो समझा देते हैं। आप पकड़ पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं पकड़ पाए तो फिर आपको पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलता हूँ। चलिए 6 पैटर्न की तरफ चलते हैं। आई होप सो कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करा है। अब 6 पैटर्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा 6 पैटर्न है वो है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बस मैं आपको समझाने के लिए 1-2 एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ। बहुत सारे आप अपने से खुद से बनाइए, उसको ट्रांसलेट कीजिए। मैं कब जाऊँगा, मैं बाज़ार कब जाऊँगा, मेरे पिताजी घर कब आएंगे, मैं गाना कब गाऊँगा, बहुत सारे ऐसे हैं। आप उसको ट्रांसलेट कीजिए, अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। अपने से जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, उतना ज़्यादा आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। 6 जो पैटर्न है हमारा डबल इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जैसे अभी 5th स्ट्रक्चर में आपने देखा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसी का सेम है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जिससे कि डबल दोहरे प्रश्नवाचक बट नकारात्मक में प्रयोग किए जाए तो उसको हम डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका पैटर्न क्या रहेगा, सेम ही रहेगा एज यूजुअल। वाई, हाउ, वाट, व्हेन प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या और वाई, हाउ, वाट, व्हेन प्लस शैंट या वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये है इसका 6th पैटर्न डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ऐसे जिससे कि प्रश्न तो पूछे जाने हो, दोहरे प्रश्नवाचक हो, बट वो निगेटिव वे में प्रश्न पूछे जाने का बोध कराते हो, तो वैसे हम उसको डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका पैटर्न या स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वाई, हाउ, वाट, व्हेन प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अदरवाइज वाई, हाउ, वाट, व्हेन प्लस शैंट या वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहला है, ये दूसरा है। पहला हम जब लिखने में, रिटेन में प्रयोग करते हैं ये टर्म में, और जब हम कम्युनिकेशन में बात करते हैं तो मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है। दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, तो कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। कहीं आपको दिख जाए शांत या वोंट तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। विल नॉट को शॉर्टकट में वॉन्ट और सेल नॉट को शॉर्टकट में शांत बोला जाता है। कभी कभी लोग मोस्टली जो अमेरिकन या बाहर के फॉरेनर्स होते हैं वो इस टर्म का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, शांत वॉन्ट, शांत वांट, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों टर्म ही आप यूज कर सकते हैं। शांत या वांट जब यूज़ करेंगे तो फिर से डबल नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप शैल या विल का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे नॉट लगाने की ज़रूरत होगी ही होगी। ये है इसका पैटर्न। 1 सेकंड में रिपीट कर दे रहा हूँ, वाई, हाउ, वाट, व्हेन प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइदर सेकेंड वाई, हाउ, वाट, व्हेन प्लस शांत या वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा,
राम बाजार क्यों नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्यों भी आ गया, एक इंट्रोगेशन, नहीं भी आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है निगेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, एकदम आँख बंद करके बनानी है। क्यों, पहले वाई लिख देगा, यहाँ पे लिखना है वाई, वाई के बाद क्या आएगा, राम के साथ विल का प्रयोग होगा, वाई विल राम नॉट गो टू मार्केट। यदि सेकंड में हम एक जो इसका सेकंड पैटर्न बताया उसमें क्या लिखेंगे, वाई वॉन्ट राम गो टू मार्केट। ये दोनों पैटर्न सेम ही है, वाई विल राम नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार क्यों नहीं जाएगा, वाई विल राम नॉट गो टू मार्केट, और वाई वॉन्ट राम गो टू दी मार्केट और मार्केट। पार्टिकुलर मार्केट हो तो दी का प्रयोग करेंगे, जनरल मार्केट का टर्म होगा तो मार्केट का प्रयोग हम करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभी आप देखिएगा, ये तो एक ट्रांसलेशन के पर्पज से मैं बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। जब कम्युनिकेशन होती है तो इतना ज़्यादा ग्रामेटिकल सोच के बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, ऐसे होता है, वाई राम वॉन्ट गो टू, अब मैंने जो स्ट्रक्चर आपको बताया वाई के साथ में विल या सेल का पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब यहाँ पे मैंने लिखा है, जब हम बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, वाई राम वॉन्ट टू गो टू मार्केट। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जो मैं बोल रहा हूँ दूसरे को समझा पा रहा हूँ और दूसरा जो सुन रहा है उसको मेरी बात समझ में आ रही है, यही कम्युनिकेशन है। इसी को स्पीकिंग इंग्लिश बोला जाता है। चाहे आप ऐसे करके समझा दीजिए, चाहे आप ऐसे करके समझा दीजिए। समझाने से मतलब दोनों जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो समझ गए एक दूसरे के बात को, तो वही स्पीकिंग इंग्लिश है, वही कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। मैं मोस्टली जो यूज़ करता हूँ इस टाइप का भी टर्म यूज़ करता हूँ, इस टाइप का भी यूज़ करता हूँ, वाई राम वॉन्ट गो टू मार्केट। तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा, यदि दिमाग में बैठा लिया कि अरे राम के बाद वॉन्ट ही कैसे आ गया है यहाँ पे, तो वो ऐसा वैसा नहीं है। कम्युनिकेशन इज टोटली डिफरेंट, ग्रामर इज टोटली डिफरेंट। व्हेन यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट, डोंट always assume grammatical part, otherwise you will get always confusion, and whenever you are going to speak you will think so many times regarding this pattern or structure and it will definitely demotivate you. So मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप बस पैटर्न को समझ लीजिए, बाकी आप बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। ये स्पीकिंग में भी ऐसे ही आएगा, रिटन में भी ऐसे ही आएगा। तो ये था ए 6th पैटर्न फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अब इसके बोनस पार्ट में मैं बता दे रहा हूँ। आई होप सो कि आपको 6 पैटर्न डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके एक्स्ट्रा पार्ट की तरफ मैं बात करता हूँ। चलिए बोनस पार्ट देखते हैं। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को बहुत अच्छे से बिना स्किप किए हुए देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं। बहुत ही जैसे मैथ में फार्मूला बताया जाता है वैसे ही मैं आपको टेंस का सारा टेंस का फार्मूला बहुत ही ईजी वे में बता रहा हूँ और ट्राई करूँगा आगे भी ऐसे ही आपको बताता रहूँ। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात हो गई। खाऊँगा, जाऊँगा, पीऊँगा, हंसूँगा, बहुत ऐसे सेंटेंस हैं। गा गे गी आ जाए तो पहचान का नियम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या हो यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग न करके हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करके फ्यूचर को इंडिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि गा गे गी नहीं है तो हम उसको, या गा गे गी आ गया तो उसको हम फ्यूचर में ही, ये मैं किस लिए बता रहा हूँ? कम्युनिकेशन पार्ट के लिए बता रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि गा गे गी रहे और आपको बात करना हो तो हमेशा शैल या विल का ही प्रयोग करके आप सेंटेंस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आप बना करके कर सकते हैं। अब उसको मैं समझाता हूँ कैसे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस टर्म का प्रयोग मोस्टली कम्युनिकेशन में किया जाता है। जब आप भूल गए कुछ सेंटेंस को, जब आपको लगे कि हाँ अब गड़बड़ हो रहा है, मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ अपने माइंड को, तो इस पैटर्न में आप बात कर सकते हैं। अब कैसे देखिए चलते हैं। ये बोनस पार्ट, ये बस अब मैं अपने पर्पस के लिए, आपको समझाने के पर्पस के लिए बता रहा हूँ।
अब फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने क्या बोला पहचानने के लिए, हम जिस वाक्य के अंत में गा गे गी आ जाए वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, या जिस वाक्य के अंत में जाएगा खाएगा पिएगा इस टाइप के आ जाए क्रिया या शब्द तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या हो यदि हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बाजार जाऊंगा, सॉरी आई विल, जब डिटर्मिनेशन का प्रयोग होना हो या 100% प्रोमिस का प्रयोग करना हो या एकदम आपको है संकल्प कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा तो विल का प्रयोग कीजिएगा, अदरवाइज सेल का प्रयोग कीजिएगा। दोनों टर्म ही यूज होता है मोस्टली, मैं तो विल का ही यूज़ करता हूँ, सेल बहुत कम यूज़ करता हूँ। आई विल या सेल गो टू दी मार्केट, यहाँ दी लिख रहा हूँ मैं क्योंकि मैं पार्टिकुलर मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ। आई विल शैल गो टू दी मार्केट, ये इसका है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला मैंने बताया आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट, मैं बाजार जाऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, मैं बाजार जाऊंगा। यदि मैं भूल गया इस सेंटेंस को तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, आई एम गोइंग टू दी, ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आई होप सो कि लिख सकते हैं। मैं बाजार जाऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, मैं बाजार जाऊंगा, अभी गया नहीं हूँ, हो सकता है अभी यहाँ पे हूँ, शाम में बाजार जाऊंगा। मैं बाजार जाऊंगा, कोई डिफिनेट नहीं है कब जाऊंगा, बस शाम में बाजार जाऊंगा, फ्यूचर में हो गया। यदि उसी टर्म को मैं बोलूँ कि आई एम गोइंग टू दी मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, अभी डिफिनेट नहीं है, सोच रहा हूँ जाने के लिए, गया नहीं हूँ, सोच रहा हूँ, तो वहाँ पे भी हम ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं ना, आई एम गोइंग टू दी मार्केट या आई विल गो टू दी मार्केट, आई शैल गो टू दी मार्केट, आइदर आई एम गोइंग टू दी मार्केट, दोनों फ्यूचरिस्टिक हैं। या मैं बोलूँ प्रधानमंत्री कल आएंगे, दी प्राइम मिनिस्टर विल कम बाय टुमारो। प्राइम मिनिस्टर के पहले दी का प्रयोग होता है क्योंकि एक पार्टिकुलर पोस्ट का बोध कराता है, भारत के प्रधानमंत्री हैं तो उसके पहले दी का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल्स समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं आर्टिकल में। तो यहाँ पे मैंने लिखा दी प्राइम मिनिस्टर विल कम बाय टुमारो, प्रधानमंत्री कल आएंगे, अभी आए नहीं, अभी आए नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा कि दी प्राइम मिनिस्टर विल कम बाय टुमारो, आएंगे। इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी तो बता सकते हैं ना, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं ना, जैसे दी प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग बाय टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग बाय टुमारो, प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कल आएंगे, आए नहीं है। यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग बाय टुमारो, कल आ रहे हैं, इससे भी फ्यूचर का बोध हो रहा है। तो जब भी आप, ये बताने का तरीका इसलिए था कि जब भी आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं जा रहे हो, तो हमेशा रट्टा मार करके बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। जब आपको लगे कि जाऊंगा को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो बस वैसे ही करना है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ दिस विल बी वर्किंग इन कम्युनिकेशन, और ये हो जाएगा ट्रांसलेशन के लिए। जब हमको ट्रांसलेट करना है तो हम अपने गुरुजी जैसे ही जाऊंगा की जगह यदि ये लिखोगे काट देंगे, बोलेंगे ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना दिए, हमको तो ये चाहिए, विल सेल कहाँ गया तुम्हारा, तो वहाँ पे 0 मार्क पुट कर देंगे। समझ गए ना। तो यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो, तो इसको यूज़ करना है। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जब आप स्पोकन क्लासेस कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो, तो इस टेंस और इस टेंस दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। आई होप सो कि आप, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आ गया होगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूँगा, बताता रहूँगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए ध्यान रखिए।
घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। सी यू, थैंक यू।